गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग 12th क्लास। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है और मैं जो रघुनाथ स्कूल की तरफ से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बच्चों, उसमें कक्षा 12 में मैं राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। हमारे जो सेकंड की जो पहली यूनिट है वो पूरी हो चुकी है। अंतिम जो बिंदु था वो संघवाद था, उसे भी आपको समझा दिया जाएगा। 1983 में सहकारी आयोग का गठन किया गया था। सहकारी आयोग ने कई सुझाव दिए थे जिसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति है वो कोई राज्यपाल के जो रूप में नियुक्त होता है वह कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए और जिस राज्य में व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। किसी गैर राज्य के निवासी के रूप में किसी राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। तो इस प्रकार सहकारी आयोग ने कुछ सुझाव दिए थे, कुछ उसने अपनी ओर से बातें बताई थी जिनका अमल होता भी है और नहीं होता भी है। अधिकांश रूप से हम राज्यपाल को का पद है वो विवादास्पद ही देखते हैं, क्योंकि राज्यपाल है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, केंद्र के रूप में वह काम करता है। अधिकांश रूप से वह सामान्यतः केंद्र राज्य और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करता है, समन्वय का वातावरण प्रतीत होता है। सहकारी आयोग ने भी 1985 में, सहकारी आयोग 1983 में गठित करना पड़ा था और 1985 में अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें मजबूत केंद्र और सशक्त राज्यों का सुझाव दिया गया था जो अब चरितार्थ हो रहा है। तो इस अध्याय में हमने सहकारी आयोग के बारे में, इसके अलावा संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मकता के लक्षण, अर्ध संघात्मक शासन के बारे में हमने देखा था कि किस प्रकार भारत है वो एक अर्ध संघात्मक देश है, भारत है वो किस प्रकार एक अर्ध संघीय देश है। तो सहकारी आयोग ने 1985 में अपनी रिपोर्ट दी थी जिसके अनुसार राज्यपाल का पद है वो गैर राजनीतिक होना चाहिए, राज्यपाल को उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से सलाह जरूर ली जानी चाहिए। इस प्रकार के कुछ सुझाव दिए थे जिनका अमल है वो कुछ तो होता है वो कुछ नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर अधिकांशतः जो राज्यपाल है वह एक राजनीतिक व्यक्ति होता है और केंद्र के द्वारा अपने ही किसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल का पद है वो हमेशा विवादास्पद रहा है, हमेशा विवाद का विषय रहा है। अधिकांशतः केंद्र है वो अपने ही पार्टी के किसी वृद्ध व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में भेजती है जिसके तहत उस राज्य में उनका राजनीतिक नियंत्रण है वो बना रहे, राज्यपाल है वो उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सके। तो जो राज्यपाल का पद है वो हमेशा से विवाद का विषय रहा है। तो हमारा जो आपका आज का अध्याय बच्चों, वो हमारी जो इकाई है वो दूसरी है। इस इकाई को समाप्त होने के बाद में बेटा मैं आपको फर्स्ट इकाई है वो पढ़ाऊंगा, जो फर्स्ट भाग है उसकी इकाई पढ़ाऊंगा। तो पहले हम ये इकाई पूरी कर देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो दूसरा अध्याय है इकाई नंबर 2, उसका जो पहला अध्याय है भारत में शासन, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। संसद, लोकसभा और राज्यसभा, कैसे संसद का गठन किया गया है, लोकसभा राज्यसभा का गठन कैसे होता है, लोकसभा राज्यसभा का गठन, निर्वाचन की क्या क्या प्रणाली है, उनकी शपथ कैसे दी जाती है, उनकी गणपूर्ति या कोरम क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको पता है बेटा, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम है कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना, पनिश करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सरकार के 3 अंग माने गए हैं, 3 प्रमुख अंग हैं। व्यवस्थापिका जिसे हम विधायिका भी कहते हैं, उसका प्रमुख कार्य कानून निर्माण करना होता है। कार्यपालिका का काम है वो कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम है वो कानून का उल्लंघन करने वाले को दंडित करना या पनिश करना। तो अलग अलग देशों में जो हमारी व्यवस्थापिका है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट कहा जाता है, अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा जाता है, जापान में इसे डाइट कहा जाता है, जर्मन में इसे बूटस्टांग कहा जाता है, अफगानिस्तान में शूरा कहा जाता है, इराक में इसे मजलिस कहा जाता है, जबकि भारत में इसे व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा कहा गया है, जिसके तहत
भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, जिसका अनुच्छेद 79 में जिसका वर्णन है। भारतीय संघ के लिए, जिसमें कहा गया कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी, भारतीय संघ यूनियन ऑफ द स्टेट, इसके लिए एक संसद होगी जिसका गठन राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलाकर किया जाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल 79 के अनुसार यह कहा गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी। संसद को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट कहा गया है, अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा गया है, भारत में इसे संसद कहा गया है, जर्मनी से बुंडस्टाग कहा गया है, जापान में इसे डाइट कहा गया है। तो ये कहा गया है कि बच्चों कि भारत में भी अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि भारतीय संघ में एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलाकर किया जाएगा। राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर संसद का गठन होगा। राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर ही संसद का निर्माण करेंगे, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। तो अनुच्छेद 79 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 79, इसको ध्यान में रखना, आपको अच्छे से समझना है। अनुच्छेद 79 कहता है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जिसका निर्माण, जिसका गठन राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर किया जाएगा, जिसका गठन राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर होगा, जिसका निर्माण राष्ट्रपति और दोनों सदन मिलकर करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलाकर ही संसद का निर्माण होगा, जिनके नाम क्रमशः उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन यानी राज्यसभा और निम्न सदन यानी लोकसभा होगा। तो अनुच्छेद 79 कहता है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करेंगे। भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और दोनों सदन मिलकर करेंगे, जिनका नाम लोकसभा और राज्यसभा होगा। तो संसद का नाम क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा है वो निम्न सदन है, राज्यसभा है उच्च सदन है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष। लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। तो एक तरह से मैं एक आपको अंतर बता रहा हूँ, ठीक है ना। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा इकाइयों के रूप में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा वित्त जो धन विधेयक है या वित्त विधेयक है वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में नहीं होता। राज्यसभा केवल उसमें देरी कर सकती है, ठीक है ना, 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद में यदि दोनों सदन वो है पारित नहीं होता तो दोनों सदनों में पारित हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में तुलनात्मक अध्ययन बताया है। 1883 में चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा संसदीय तत्वों के विकास को देखा जाता है। जैसा कि हम भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्रीय स्तर पर एक सदनीय व्यवस्था के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था को देखते हैं, जिसमें एक सदन का नाम राज्य परिषद, दूसरा नाम विधानसभा था। प्रत्येक सदन के अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते थे। इसी प्रकार 1935 के अधिनियम के द्वारा इन दोनों सदनों को बरकरार रखा गया। अब है संसद का गठन। संसद का गठन, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 79 कहता है कि हमारे जो देश में संसद का गठन है वो अनुच्छेद 79 के द्वारा हुआ है, जिसके अनुसार संसद का निर्माण राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर होगा। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का गठन राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलाकर किया जाएगा। राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर संसद का गठन करेंगे, संसद का निर्माण करेंगे। इसके 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा है वो निम्न सदन है, राज्यसभा है वो उच्च सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा वो अस्थायी सदन है, राज्यसभा वो स्थायी सदन है। लोकसभा है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है।
लोकसभा है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि राज्यसभा है वो राज्य के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। विविध विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमारे देश में संसद का गठन किया गया है। लेकिन जो लोकप्रिय और जनप्रिय जो सदन है, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, उसको सशक्त और मजबूत बनाया गया है, उसको अधिक सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। तो हमारे देश में जैसे बच्चों आपको मैंने बताया कि लोकसभा के पास अधिकांश शक्ति है, क्योंकि लोकसभा का निर्वाचन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा किया जाता है, जिसके हमारे देश में लोकसभा में 545 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में अधिकतम संख्या है वो 250 है। लोकसभा की जो सीटें हैं वो 545 है, इसमें 543 है वो सीधा उनका चुनाव होता है, वो निर्वाचित होती है, जबकि 2 सदस्य वो मनोनीत होती है। तो लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं, 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 238 है वो निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन, समाज सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, देश सेवा, संगीत, इनमें उसने विशेष उपलब्धियों को हासिल किया है। ऐसे व्यक्ति को ही संसद के लिए, ऐसे व्यक्ति को ही राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा में जो 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय की होती है। यदि एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो ऐसे 2 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है राज्यसभा के लिए। तो हम देखते हैं बेटा कि संसद का गठन, आपको पता है जैसा कि संसद का गठन अनुच्छेद 79 के द्वारा किया गया है, जिसके तहत यह कहा गया है कि भारतीय संसद का निर्माण राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलाकर किया जाएगा। भारतीय संसद का निर्माण है वो राष्ट्रपति सहित संसद के द्वारा मिलकर होगा। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का गठन राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलाकर किया जाएगा। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन है, राष्ट्रपति के अलावा संसद के 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। हम संसद की प्रक्रिया, दोनों सदनों का गठन कैसे होता है, उनकी कार्य शक्तियां, उनका अवलोकन करेंगे। तो अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का गठन, अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का गठन है वो राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलाकर किया जाएगा। इन 2 सदनों के नाम लोकसभा और राज्यसभा होंगे। तो इन दोनों सदनों के नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा रखे गए हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर संसद का गठन किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर ही संसद का गठन हुआ है। अब संसद का सदस्य कौन निर्वाचित हो सकता है बच्चों? संसद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यता है? कौन व्यक्ति है जो संसद का सदस्य है वो निर्वाचित हो सकता है? ऐसी कौन कौन सी योग्यताएं हैं जो उसे संसद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती है? तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, संसद का सदस्य बनने के लिए कोई भी व्यक्ति है जो संसद का सदस्य बनना चाहे, उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, मेंबर ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का निवासी हो, वह भारत में रहता हो, वह भारत का नागरिक हो, उसका आधार कार्ड है उसे भारतीय प्रमाणित करता हो, तो वह भारत का नागरिक हो। उसकी आयु, जैसे बच्चों अंतर है, मैंने आपको कहा ना, उसकी आयु, राज्यसभा के लिए आयु कितने साल होती है? 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। तो उसकी आयु राज्यसभा के लिए कितनी होती है? 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। और राज्यसभा यदि उसे निर्वाचित होना है तो उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा यदि वो निर्वाचित होना चाहता है तो उसकी आयु 25 वर्ष तो होनी चाहिए। उसके पास ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो उसे संसद का सदस्य निर्वाचित करती हो। उसके पास ऐसी योग्यता होनी चाहिए जो उसे संसद का सदस्य है वो निर्वाचित होने में मदद करती हो। उसके पास वो योग्यता होनी चाहिए जो संसद के द्वारा निर्धारित की गई हो। इसके अतिरिक्त कोई भी पागल, कोढ़ी, दिवालिया, मानसिक रूप से विकृत, पागल, कोढ़ी, दिवालिया, मानसिक रूप से विकृत, इसके अलावा जो जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो पागल हो, कोढ़ी हो, दिवालिया हो, ऐसा भी व्यक्ति है वो
संसद का सदस्य है वो निर्वाचित नहीं हो सकता। शपथ, संसद के सभी सदस्य को सांसद कहते हैं। संसद के जो सभी सदस्य उसको हम पार्लियामेंटेरियन कहते हैं। संसद के सभी सदस्यों को हम सांसद कहते हैं या एमपी कहते हैं। एमपी का अर्थ होता है बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो संसद के सभी सदस्य उनको सांसद कहते हैं, अंग्रेजी में इसे एमपी कहते हैं। एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका अर्थ होता है संसद का सदस्य। जबकि एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधायक कहते हैं। जो राज्य में होता है और जो विधानसभा का हिस्सा होता है उसे हम विधायक कहते हैं। अंग्रेजी में उसे एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जबकि जो संसद का सदस्य होता है उसे सांसद कहते हैं, अंग्रेजी में उसे एमपी कहते हैं। अंग्रेजी में उसे एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद का सदस्य। संसद के सभी सदस्य सांसद कहलाते हैं। अपना स्थान ग्रहण करने से पहले या तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई भी नियुक्त व्यक्ति, जो उसके स्थान पर जो नियुक्त व्यक्ति हो, वह उसके स्थान पर कार्य करने के लिए जो कोई भी नियुक्त व्यक्ति है उसके सामने सांसद है वो शपथ लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। तो शपथ के बारे में जैसे बच्चों मैंने आपको बताया, संसद का जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसे सांसद कहते हैं। अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई भी जो नियुक्त व्यक्ति होता है उसके सामने वह अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है और हस्ताक्षर करता है। तो शपथ क्या होती है? संसद के सभी सदस्य सांसद कहलाते हैं। अपना स्थान ग्रहण करने से पहले जो सभी सदस्य है, संसद के सभी सदस्य है, चाहे लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी जो नियुक्त व्यक्ति है उसके सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है और हस्ताक्षर करता है। पद और गोपनीयता के बाद वह सांसद बन जाता है। मैंने जैसे आपको बताया कि लोकसभा में हमारे पास 543 या 545 दो एंग्लो इंडियन समुदाय के और राज्यसभा के लिए अधिकतम 245 सदस्य वो निर्वाचित हो सकते हैं, जिनमें से 238 है वो निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या वो 250 हो सकती है और लोकसभा की अधिकतम संख्या है वो 545 है। 545 में से 543 है वो निर्वाचित होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं। जबकि राज्यसभा की अधिकतम संख्या है वो 250 है, जिसमें 238 निर्वाचित होंगे और 12 मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, तो 545 लोकसभा और 250 है वो राज्यसभा। 545 लोकसभा और 250 है वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिसके अभाव में सदन की कार्रवाई नहीं हो सकती। तो वह सदस्यों की न्यूनतम संख्या, यदि वह संख्या नहीं हो तो उस सदन की कार्रवाई नहीं हो सकती। तो हमारे देश में गणपूर्ति के लिए संसद के कुल सदस्य, जो संसद का जो सदन है उस सदन में जो कुल सदस्य हैं उनका 1/10 भाग यदि उपस्थित है, उस सदन का 1/10 भाग यदि उपस्थित है तभी उस सदन की कार्रवाई चलेगी। जैसे कि हमारे देश में लोकसभा के 545 सदस्य हैं तो 545 का 10% करीब 55 होता है और राज्यसभा में करीब 25 होता है। तो लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य कम से कम उपस्थित होने चाहिए, अन्यथा गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जा सकता है। तो गणपूर्ति का अभिप्राय संसद के सदस्यों की उस न्यूनतम संख्या से है जिसकी उपस्थिति में सदन की कार्रवाई चल सकती है, जिसकी अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई है वो नहीं चल सकती। तो सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिसका उपस्थित होना सदन में आवश्यक है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु सदन का जो कुल संख्या है, सदन की कुल संख्या, जैसे लोकसभा की कुल संख्या 545, उसका 10% करीब 55 होता है, जबकि राज्यसभा का जो सदस्य संख्या है वो 250 है, उसका 10% करीब 25 होता है। तो 55 सदस्य लोकसभा में कम से कम होने जरूरी है और 25 सदस्य वो राज्यसभा में होने जरूरी है। इनके अभाव में
सदन की कार्रवाई संभव नहीं हो सकती। इनके अभाव में सदन की कार्रवाई नहीं चल सकती। तो आज हमने बच्चों संसद के टॉपिक के बारे में पढ़ा है। संसद का गठन, संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, शपथ, गणपूर्ति। शपथ संसद के सभी सदस्य सांसद कहते हैं, उनका स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति की नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेता है और हस्ताक्षर करता है। गणपूर्ति, गणपूर्ति या कोरम न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति में उसको वैधानिकता मिलती है और जिसकी अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई नहीं चल सकती। संसद के कुल सदन का, संसद का कोई भी सदन है उसकी कुल संख्या का, संसद की या सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग है वो गणपूर्ति के लिए अनिवार्य है। गणपूर्ति के लिए उस सदन के 1/10 सदस्यों की, उस सदन के 1/10 सदस्यों की कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति होनी आवश्यक है। तो लोकसभा की कार्रवाई के लिए 55 सदस्य और राज्यसभा की कार्रवाई के लिए 25 सदस्य। लोकसभा के लिए 55 और राज्यसभा की कार्रवाई के लिए 25 सदस्य यदि हैं और राज्यसभा के लिए यदि 25 सदस्य हैं तो वह सदन की कार्रवाई चल सकती है। तो गणपूर्ति या कोरम इनको आपको देखना है, लिखना है, याद करना है, समझना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।